So, what was the reason you started this cleancarbon.ai? What is the problem you're trying to solve? हम लोग आईटी सर्विसेज में काम कर रहे थे 2012 से और 2017 में हमको एक अपॉर्चुनिटी मिली। आपने इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व कर दिया, वहाँ आपने कैसे आई इंट्रोड्यूस किया? इंडिया में हमारा जो मेन एडवांटेज है दैट इज टेक्नोलॉजी। कार्बन अकाउंटिंग होती क्या है और क्या ये किसी आम बिजनेस ओनर जो स्टील या आयरन या एल्युमिनियम या मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है उनकी लिए भी जरूरी है? पहले तो कार्बन इमिशन या कार्बन अकाउंटिंग क्या होती है ये समझिए। ये CABM इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है या फिर उनको इसे एज अ बिगेस्ट चैलेंज या थ्रेट लेना चाहिए? जो एक्सपोर्टर है वो अगर इसके ऊपर काम नहीं करता है, इफ दे डोंट एक्ट फास्ट ऑन इट, so this is biggest threat. सबसे इम्पोर्टेंट वेरिफिकेशन के लिए है आपका डेटा और उसके प्रूफ्स। तो आप जो भी इमिशन रिपोर्ट कर रहे हो। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम तुषारिका शर्मा है। हमारे पॉडकास्ट के एक और बेहतरीन एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लीन कार्बन के बारे में। आपने शायद ये शब्द इससे पहले सुना ना हो, मगर बहुत सारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरर्स होंगे, बहुत सारे यहाँ पर बिजनेस ओनर्स होंगे, बहुत सारे यहाँ पर UPSC एस्पिरेंट्स रहे होंगे या जिन्होंने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी की होगी, तो उन्हें पता होगा कार्बन क्रेडिट क्या होता है, हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़, राइट। अभी कार्बन को लेकर कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, कंप्लाइंसेस बहुत सारे मार्केट में लग रहे हैं। दोज हु आर इन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, ये आज का पॉडकास्ट आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है, बिकॉज जितने भी बिजनेस ओनर हैं, मैन्युफैक्चरिंग में है, स्पेसिफिकली स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री में है और एक्सपोर्ट करते हैं टू यूरोप, उन सबको पता है कि अभी एक नया टैक्स लागू हो चुका है विच इज़ ह्यूज। सो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो फाउंडर हैं क्लीन कार्बन AI के। सर का नाम है नीलेश भट्टार। ही इज़ द फाउंडर ऑफ Clean Carbon AI and he is helping entrepreneurs who are specifically into manufacturing industry, स्टील में, आयरन में या किसी और मैन्युफैक्चरिंग में, those who are exporting their products to Europe, और अब तो ये compliances अदर कंट्रीज में भी आने वाले हैं। तो कैसे इन compliances के साथ डील करना है, कैसे आप इन compliances को रिड्यूस कर सकते हैं, किस तरह इन टैक्सेस के साथ आप डील कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने बिजनेस को एक्सपैंड भी कर सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई नया टैक्स आता है, जब भी कोई नया इकोनॉमिक रूल आता है बिजनेस में, तो एक बहुत बड़ा डिक्लाइन हमें देखने को मैनी टाइम्स मिलता है। मगर क्या ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं आपके बिजनेस के लिए, मेरे बिजनेस के लिए सही हैं? क्या ग्लोबल एनवायरनमेंट और सस्टेनेबिलिटी के लिए सही हैं? और क्या इनसे आपको बेनिफिट होगा या नुकसान होगा? ये सारी चीज़ें आज हम बात करेंगे। नीलेश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। आई होप मैंने इंट्रोडक्शन सही दिया। यस यस राइट? यस आई said everything was right. Okay. So नीलेश सर, सबसे पहला क्वेश्चन, यू वर ऑलरेडी वर्किंग इन सम अदर सेक्टर, आप तो मतलब काफ़ी समय से एंटरप्रेन्योरशिप में हैं। सो व्हाट वाज द रीज़न यू स्टार्टेड दिस cleancarbon.ai? व्हाट इज़ द प्रॉब्लम यू आर ट्राइंग टू सॉल्व? राइट। सो तुषारिका जी, देखिए कैसे है कि हम लोग आईटी सर्विसेज में काम कर रहे थे 2012 से जी, और 2017 में हमको एक अपॉर्चुनिटी मिली कुछ कैनेडियन कंपनीज के साथ काम करने की जो सस्टेनेबिलिटी में काम कर रही थी। ठीक है। और हाँ, मेनली कार्बन इमिशन जो हो रहा था कनाडा में, तो वो हमने यहाँ से इंडिया से उनके लिए पूरा प्लेटफॉर्म बनाया कि ये कार्बन इमिशन कैसे होता है और इसका मेजरमेंट कैसे होता है, इसका कार्बन अकाउंटिंग कैसे होता है। एंड दैट्स हाउ आवर जर्नी इन दिस फील्ड स्टार्टेड। और 4-5 साल जब हमने वो कंपनीज के साथ काम किया तो हमको रियलाइज़ हुआ कि ये प्रॉब्लम सिर्फ कनाडा या वेस्टर्न वर्ल्ड की नहीं है। हम इंडिया में भी देख रहे हैं कि देयर आर मेनी कंपनीज नाउ which are looking to measure their carbon footprint या how to reduce their carbon emissions, and ये global problem बनता जा रहा है and there are not many solution which are available, or solution providers which are there which can help these companies to measure their carbon emissions or how to reduce their carbon emissions. So Yes. उस thought के साथ हमने ये 2023 में cleancarbon.ai की शुरुआत की। वाओ। इफ़ आई स्पीक अबाउट कार्बन एमिशन, ये बहुत फिजिकल प्रोसेस लगता है। आपने इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व कर दिया, मतलब एक ऐसा प्रोसेस जो स्पेसिफिकली हार्डकोर मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ है, वो भी मतलब स्टील, आयरन, एल्युमिनियम। सोचिए, यहाँ तो कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सोच ही नहीं सकता, इनको लगता है कि पूरा फिजिकल प्रोसेस है। वहाँ आपने कैसे AI इंट्रोड्यूस किया सर? सो
देखिए कैसे होता है कि इंडिया में हमारा जो मेन एडवांटेज है दैट इज टेक्नोलॉजी, वाह। और विद द एडवांसमेंट ऑफ एआई हमने सोचा कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो फिजिकली हमको डेटा कैलकुलेट करना पड़ता है, डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, अलग अलग जो रिएक्टर्स है या अलग अलग बॉयलर्स है या अलग अलग सिस्टम्स होती है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, तो उनसे डेटा कलेक्ट करना, फिर वो मेजर करना, कैलकुलेट करना, तो ये सारा काम रिपीटेटिव नेचर का है और बहुत सारे बोरिंग चीज़ें लगती है लोगों को ये सारा डेटा रिपीटेटिवली करना। हम्म। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग इसमें एआई यूज़ करें सो दैट ये प्रोसेस ऑटोमेट हो जाए। करेक्ट। और इसके दो एडवांटेजेस है, ये प्रोसेस ऑटोमेशन होने की वजह से इसकी कॉस्ट भी काफ़ी सारी कम हो जाती है। और तो रिजल्ट्स भी प्रिसाइज और होंगे। रिजल्ट भी एक्यूरेट रिजल्ट्स हमको हाँ। मिलते हैं। तो करेक्ट। इसलिए हमने सोचा कि ये पूरा डेटा प्रोसेसिंग जो है ये हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके करेंगे, और प्लस उसका एनालिसिस जो है कि जो डेटा आता है इसके बाद हमको बाद में इसका कार्बन इमिशन कम कैसे करना है, तो इसके लिए हमने कुछ एआई के रिकमेंडेशन इंजिन्स बनाए हुए हैं। वो हेल्प करेगा कि ये इसमें क्या क्या चीज़ें हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। इसलिए हमने सोचा कि एआई वुड बी द बेस्ट solution to use it. वंडरफुल। सर, देयर विल बी अ लॉट ऑफ बिजनेस ओनर्स जो आपको देख रहे हैं आज, एंड बहुत सारे लोग मैन्युफैक्चरिंग में नहीं हैं, बट समवेयर डायरेक्टली इनडायरेक्टली कार्बन एमिशन का हिस्सा हम सभी हैं, राइट? इवन इफ दोज हु आर इन सर्विस सेक्टर, हम अभी बात कर भी रहे थे। सो एक सिंपल लैंग्वेज में अगर आप बताएं कार्बन अकाउंटिंग होती क्या है, और क्या ये किसी आम बिजनेस ओनर जो स्टील या आयरन या एल्युमिनियम या मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है उनकी लिए भी ज़रूरी है? एब्सोल्युटली। देखिए पहले तो कार्बन इमिशन या कार्बन अकाउंटिंग क्या होती है ये समझिए। जो भी हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, आप कुछ भी छोटी सी चीज़ बनाओ, जैसे स्पून से लेके नट बोल्ट से लेके आप कुछ प्लास्टिक कंटेनर से कुछ भी चीज़ आप बना रहे हो, यू आर मैन्युफैक्चरिंग समथिंग। जी। तो वो चीज़ बनाने के लिए मैंने कितना कार्बन इमिट किया वो मुझे कैलकुलेट करना है, तो दैट इज अ कार्बन अकाउंटिंग। करेक्ट। ओके। तो बेसिकली कोई भी चीज़ बनाने के लिए आपने पैसा कितना खर्च किया वो उसका हिसाब आप रख रहे हो, और उसका तो सिमिलर वे आपने वो चीज़ बनाने के लिए कितना कार्बन इन्वायरमेंट में इमिट किया है उसका हिसाब आपको रखना है। और ये क्यों क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अभी गोइंग फॉरवर्ड हर कंपनी, हर बड़ी कंपनी जो आपसे खरीदने वाली है या हर बायर जो है, जो ग्लोबल बायर, वो आपको पूछ रहा है कि आपने कितना कार्बन इमिट किया है, आप बताइए, आप कितने सस्टेनेबल है वो बताइए। आपका प्रोडक्ट जितना ग्रीनर है उतना बायर के लिए अट्रैक्टिव है। बेस्ड ऑन वॉट एवर द ग्लोबल स्टडीज विच आर हैपनिंग, वी सी देर इज अ हाई डिमांड फॉर दिस काइंड ऑफ सस्टेनेबल एंड ग्रीन प्रोडक्ट्स अक्रॉस द करेक्ट। ग्लोब। करेक्ट। सर, जो मैं प्रोसेस देख रही हूँ, टैक्सेशन भी अगर हम देख रहे हैं तो अभी हम बात भी करेंगे उसके बारे में। क्या आपको लगता है कि कार्बन रिलेटेड टैक्सेस जो हैं वो अगले जीएसटी बनने वाले हैं, और क्या हर बिजनेस को अपने कार्बन एमिशन का हिसाब रखना पड़ेगा? बिल्कुल। सो इनफैक्ट मैं तो ये बोलूँगा कि जीएसटी का ये बड़ा भाई है, जी। छोटा नहीं, बड़ा भाई है। वाओ। क्यों? क्योंकि जीएसटी इज़ ओनली डोमेस्टिक। आप करेक्ट। इंडिया में बिज़नेस कर रहे हो तो ही आपको जीएसटी हम्म। एप्लीकेबल है। बट कार्बन टैक्सेशन इज़ एप्लीकेबल अक्रॉस द बॉर्डर ऑल्सो। मतलब आप डोमेस्टिक बिज़नेस कर रहे हो, डोमेस्टिकली कुछ बेच रहे हो ग्लोबल कंपनीज़ को, तो आपको ये कार्बन का हिसाब देना ही है। हाँ। बट एट द सेम टाइम आप बाहर कुछ बेच रहे हो, जैसे आप यूरोप में कुछ बेच रहे हो, तो देर इज ए रेगुलेशन कॉल्ड एज सीबैम विच इज कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। वहाँ पे आपको मैंडेटरीली आपका कार्बन इमिशन कितना हो रहा है वो कैलकुलेट करना है, उसके बेसिस पे आपको टैक्स पे करना है। एंड नॉट ओनली दैट, आप जितना ज़्यादा कार्बन इमिट करोगे उतना ज़्यादा टैक्स आपको देना पड़ेगा। जीएसटी में आपका स्टैंडर्ड रेट है, आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो या जो भी प्रोडक्ट सर्विस बेच रहे हो उसका एक स्लैब है। करेक्ट, कि बट 18% है, हाँ, कितना है? बट इसमें वैसा नहीं है। आप जितना ज़्यादा इमिट करोगे उतना ज़्यादा टैक्स, जितना कम इमिट करोगे उतना कम अच्छा, टैक्स। तो इसमें स्लैब्स है, मतलब लेट सपोज अगर 100 मेट्रिक टन है, मेट्रिक टन में ही होता है आई गेस इसका। हाँ, सो ये आप कितना CO2 पर टन, तो ये CO2। हाँ, तो ये टन में कैलकुलेट होता है अच्छा, कि ओके। आप फॉर एग्जांपल 1 टन स्टील बनाने के लिए कितना कार्बन इमिट किया, हाँ। या फिर 1 टन एल्यूमिनियम बनाने के लिए आपने कितना टन CO2 इक्विवेलेंट हम लोग बोलते हैं, करेगा, तो अच्छा। कितना इमिट किया वो कैलकुलेट होता है। ओके, फाइन। सर, आप कहते हैं कि कार्बन डेटा इज द न्यू बिजनेस करेंसी। प्रैक्टिकली जो लोग आपको सुन रहे हैं उनके लिए इसका मतलब क्या है?
सो देखो, करेंसी क्या होती है कि विथ करेंसी यू कैन डू बिजनेस। अगर आपके पास करेंसी नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। तो सिमिलरली अभी आपके पास कार्बन का डेटा नहीं है तो आप बिजनेस नहीं कर पाओगे, स्पेशली अभी यूरोप के साथ और आगे यूके के साथ, और नाउ एवरी कंट्री इज इंट्रोड्यूसिंग देयर ओन कार्बन रेगुलेशन। सो दैट्स व्हाई आई से सो कार्बन डेटा इज न्यू करेंसी, बिकॉज विदाउट दिस डेटा you are not going to do your trade, or you are not going to get accepted in this market, which is a changing market, and which is rapidly changing. These few countries have introduced their regulations, and now across the globe every country is introducing this regulation. And in India also there are new regulations like CCTS or Steel's taxonomy, or a lot of carbon related regulations are coming. And on top of it, if you have this carbon data, this data is going to be used by banks also to give you the financing Oh wow. for your projects. So this is called as green financing. So that's why it is becoming a new currency. करेंसी, वाओ। थोड़ा सा आप इसको बताएं, मतलब ग्रीन फाइनेंसिंग का मतलब क्या है? दीज बैंक्स विल गिव अस मनी ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन दैट वी आर प्रोड्यूसिंग। Correct. So see, abhi even lot of financial institutions or banks have a mandate to fund this project, sustainable projects. Yes, manufacturing गॉट projects or any projects which are like renewable energy projects, or any इट, projects गॉट इट, या। you which these companies need to adopt. And based on how sustainable your business is in terms of carbon emissions, there will be a rating. Okay, so there are carbon rating agencies, like we have credit rating. Based on your credit rating, you get the interest rate. So more like more the rating, carbon rating, credit rating you have, you get better rate. Similarly, on the carbon score, if you are doing better, if you are more sustainable, if you could show your practices, वाओ। then you could get the loan from the banks at lower interest rate. ओके, ग्रेट। सो जैसे आपने ये सीएबीएम के बारे में बताया, यूरोप में ये सीएबीएम इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है, या फिर उनको इसे एज अ बिगेस्ट चैलेंज या थ्रेट लेना चाहिए? सो तुषारिका जी, ये दोनों हैं। अगर आप जो एक्सपोर्टर है वो अगर इसके ऊपर काम नहीं करता है, इफ दे डोंट एक्ट फास्ट ऑन इट, सो दिस इज बिगेस्ट थ्रेट, बिकॉज दे आर गोइंग टू लूज द बिजनेस. बट एट द सेम टाइम द एक्सपोर्टर विच are going to act on it immediately, if they start understanding their carbon data, understanding their carbon emissions, and start generating their carbon report. जी। ओके, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, इसलिए क्योंकि वंस दे अंडरस्टैंड देयर कार्बन इमिशंस, एंड इफ दे स्टार्ट वर्किंग ऑन रिड्यूसिंग दोस कार्बन इमिशंस, so then they would be in better place to compete against their competitors, not only in India but in China, Vietnam, Turkey, or other countries which are doing much better than us. So basically, if they do it well, it's a great opportunity. करेक्ट। देयर इज वन मोर कंफ्यूजन सर। 2026 से सीबैम ये डेफिनेटिव फेज में है, राइट? फिर भी आप कहते हैं कि पेमेंट अभी शुरू नहीं हुई है। सो ये टाइमलाइन थोड़ा सा आप क्लियर करें, क्योंकि काफ़ी एक्सपोर्टर्स आपको सुन रहे होंगे आज। और जो पहला यूरो उनकी जेब से जाएगा, वो कब जाएगा? हाँ, सो देखिए, अभी ये टाइमलाइन समझना बहुत ज़रूरी है जी। कि ये सीबैम जो है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये डेफिनेटिव फेज 1 जनवरी 26 से चालू हो गया है। तो कोई भी शिपमेंट यूरोप में लैंड हो रही आफ्टर 1 जनवरी 26, सो उसके ऊपर जो टैक्स बन रहा है, दैट इज गेटिंग एडेड ऑन द बुक्स ऑफ दैट कंपनी अच्छा, 1 जनवरी 2026 के 26 बाद से। वाला, ओके ठीक है। ओनली पेमेंट जो करना है, वो पेमेंट करना है अगले साल 1 फरवरी 27। उस टाइम से पीपल कैन स्टार्ट परचेसिंग दिस कार्बन सर्टिफिकेट। जो आपका टैक्स बन रहा है उसके अगेंस्ट उनको सर्टिफिकेट परचेस करने पड़ेंगे। तो 27 से दे कैन स्टार्ट परचेसिंग इट, और सितंबर 27 तक उनको टाइम है, तब तक वो उनका पूरा 26 का पेमेंट क्लियर करें। ओके, सो दीज आर दी क्रिटिकल टाइमलाइंस एंड डेट्स टू बी अंडरस्टूड। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि
पैसा आपको लग रहा है, जो भी शिपमेंट अभी जा रही है यूरोप के अंदर, सिर्फ आपकी जेब खाली होगी, वो अगले साल होगी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अभी टैक्स नहीं लग रहा है। टैक्स इज ऑलरेडी देयर इन प्लेस एंड इट इज एप्लीकेबल on every shipment which is landing in Europe from 1st January 26. ओके ग्रेट। एक और सवाल है जो एक्सपोर्टर्स बहुत पूछते हैं कि इम्पोर्टर जो है यूरोप का बायर है, राइट? अब जो सीबैम सर्टिफिकेट है वो उसी को खरीदना चाहिए, वाई द जो एक्सपोर्टर है उसका टेंशन क्यों है ये? इसका एक स्ट्रेट जवाब अगर आप देना चाहें तो क्या Correct. होगा? So, see, if you see the legal test, legally, yes, it is a responsibility of the buyer in Europe to pay that taxes. But आप इकोनॉमिकली देखोगे तो जो यूरोप का बायर है, नेचुरली उसकी कॉस्ट जब बढ़ेगी, जो आपसे वो मटेरियल खरीदेगा, तो वो आपके पास ही आएगा कि आप ये जो मैं आपसे खरीद रहा हूँ, उसकी प्राइस अभी बढ़ गई है बिकॉज ऑफ दिस टैक्स, एंड वो आपकी इमिशन की वजह से हुई है। तो आप इधर इमिशन कम करो, नहीं तो फिर इसकी प्राइस कम करो, नहीं तो ये टैक्स आप पे करो। तो ये इकोनॉमिकली the burden is going back on the exporters, even though legal texts talk about the responsibility is on the buyer in Europe. If you see from the business point of view or the economic point of view, the liability is going to come back on the exporters. ओके सर, अगर कोई एक्सपोर्टर अपने एमिशन का डेटा नहीं देता तो बायर उसको उस पर डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ लगा देता है। क्या इसका मतलब ये है कि आपका स्टील एक क्लीनर कॉम्पिटिटर से महंगा पड़ जाएगा, या फिर ये सिर्फ एक मिथ है? नहीं, ऑफ कोर्स। सो सी, अभी जो यूरोप ने रेगुलेशंस रिलीज किए हैं, तो उन्होंने दो टाइप्स के वैल्यूज रिलीज किए हैं, डिफॉल्ट इमिशंस और एक्चुअल इमिशंस। सो डिफॉल्ट इमिशन क्या है कि जो वर्स्ट परफॉर्मिंग इंडस्ट्रीज है या जो वर्स्ट परफॉर्मिंग इमिशंस है, तो उनको एवरेज करके वो डिफॉल्ट वैल्यू में लगा दिए हैं। तो आप सिंपल लैंग्वेज में ये समझिए कि जैसे आपके पास आपका बिजली का मीटर है, अगर वो चल नहीं रहा है तो जो बिजली वाला है आपको मैक्सिमम रेट से लगा देगा। लेकिन आप एक्चुअल कैलकुलेट कर रहे हो कि मैंने सच में कितनी बिजली कंज्यूम की, तो आपको एक्चुअल बिल लगाएगा। तो इसमें भी वैसे ही है कि अगर आपने कैलकुलेट नहीं किया तो वो प्रोडक्ट पे आपका जो एक्चुअल इमिशन कितना होना चाहिए वो काफी कम हो सकता है। बट बिकॉज आपने अगर वो कैलकुलेट नहीं किया तो डिफॉल्ट वैल्यू इज इंटेंशनली सेट वेरी हाई। अच्छा। ओके, और उसकी वजह से जो कार्बन टैक्स है वो पर टन कम से कम 200 से 300 यूरो एक्स्ट्रा लगेगा ओ। आपको। तो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हाउ this actual emission calculation done, कैलकुलेशन। and not only for you but for supply chain, क्योंकि हम लोग जब ये कैलकुलेट करते हैं सीबैम के लिए, तो आपको जब कैलकुलेशन करना होता है तो आपका खुद का इमिशन प्लस आपकी सप्लाई चेन का भी इमिशन उसके अंदर ऐड करना होता है। तो दैट्स व्हाई एक्चुअल वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट। अगर कोई भी एक्सपोर्टर कार्बन रिपोर्टिंग बिल्कुल भी नहीं करता तो क्या फ्यूचर में वो यूरोप में अपना शिपमेंट पहुंचा ही नहीं पाएगा? यस, अगर वो नहीं कर रहा है तो वो शिपमेंट, तो अगर विदाउट सीबैम रिपोर्ट द शिपमेंट कैन नॉट लैंड और कैन नॉट बी क्लियर्ड एट द पोर्ट्स इन यूरोप। ओके। सो वो तो वो कर ही नहीं पाएगा, और प्लस उसका जो कॉस्ट है वो इतना ज्यादा बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ दैट। इफ वी स्टार्ट यूजिंग डिफॉल्ट वैल्यूज, तो वो जो बायर है यूरोप का वो ये प्रोडक्ट अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली द exporter is going to lose its entire Europe business and even UK business now. UK भी CBAM आ रहा है 27 में, तो ये दोनों business he is going to lose if you don't do. ओके। बहुत सारे मिड साइज एक्सपोर्टर्स भी होते हैं, दोज हु आर नॉट डूइंग वेरी बिग बिजनेस, बट वो भी एक्सपोर्ट करते हैं यूरोप में, आपको पता ही होगा, राइट? अब ये जो सीबैम में वेरिफिकेशन होता है वो रियल वेरिफिकेशन हो गया है, राइट? तो पहले साल वेरीफायर को प्लांट पे फिजिकली आना पड़ता है। एक मिड साइज इंडियन मैन्युफैक्चरर के लिए ये थोड़ा मुश्किल है, इसके लिए वो अपने आप को कैसे तैयार करें? सो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट वेरिफिकेशन के लिए है आपका डेटा और उसके प्रूफ्स। सो आप जो भी इमिशन रिपोर्ट कर रहे हो, जी। तो वो आपने कैसे कैलकुलेट किया, उसके प्रूफ्स क्या है। जैसे मैंने कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की है तो उसके प्रूफ्स चाहिए, मैंने क्या रॉ मटेरियल यूज किया उसके प्रूफ्स चाहिए। तो मैं सजेस्ट प्रूफ्स करूंगा, मतलब बिल्स? हाँ, बिल्स, एक्चुअल बिल्स चाहिए, और वो आपको प्रूव करके आना चाहिए कि हाँ, मैंने इतनी ही बिजली यूज की थी ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए जो मैंने यूरोप में बेचा है। तो इसलिए
बेसिकली इफ पॉसिबल ट्राई टू डिजिटाइज इट। हम लोग डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, तो करेक्ट। ये पर्टिकुलर जो आपको ऑडिट फेस करना है वेरीफायर्स का, तो उसके लिए आपका सारा डेटा अगर डिजिटली हाँ। मेंटेन्ड है, यस। ये सारा किसी सॉफ्टवेयर में मेंटेन्ड है, तो it would be very easy to इजी। face the audit, show exactly how you have calculated, which are the inputs or which are the raw materials that you have used, उसके क्या बिल्स है, उसका क्या कार्बन कंटेंट्स था, आपने कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की, उसका क्या बिल था, आपने कितने यूनिट्स यूज किए थे, हाँ। आपने कुछ रिन्यूएबल एनर्जी यूज की तो वो कितनी यूज की, कितनी यूज की। हाँ। तो वो सारा आपको मेंटेन करना है। एंड इफ यू यूज डिजिटल टूल्स प्रॉपरली, देन इट वुड बी वेरी इजी टू हाँ। फेस दिस ऑडिट्स। यस, एब्सोल्युटली। सर, इंडिया भी अपना अब कार्बन मार्केट सीसीटीएस ला रहा है। तो अगर मैं यहाँ कार्बन प्राइस चुकाऊँ, अगर मैं एक मान लीजिए एक्सपोर्टर हूँ, मैं सीसीटीएस में अपना कार्बन प्राइस चुकाऊँ, तो क्या वो मेरे सीबैम बिल में से माइनस हो जाएगा? और क्या ये मैकेनिज्म रेडी है? राइट, अभी ये थोड़ा सा ठीक से समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीसीटीएस अभी इंडियन गवर्नमेंट हैव अनाउंस इट बट इट इज़ नॉट येट स्टार्टेड। यस। द सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि जो रेट होगा इंडिया में, कार्बन रेट है, हम्म। वो दैट वुड बी वेरी मतलब लेस, 8 से 10 डॉलर तक मैक्सिमम होगा। और ये जो कार्बन रेट है यूरोप में, दैट इज 75 यूरोस। जो लास्ट रेट पब्लिश हुआ था, दैट वाज 75.36 यूरोस। सो देर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन दिस रेट्स। सो ये माइनस भी हुआ तो वो 75 यूरोस से आपके जो 8-10 यूरोस या डॉलर्स आपको कम करके, देर इज स्टिल अ ह्यूज टैक्स बिल दैट नीड्स टू बी पेड। और करेक्ट। सेकेंडली, अभी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है यूरोप के साथ इंडिया का, उसमें अभी ये क्लैरिटी नहीं हुई है कि ये सच में डिडक्ट होगा, कितना परसेंट डिडक्ट होगा या नहीं होगा। तो देर इज अ स्टिल डिस्कशन विच इज गोइंग ऑन। ऑफ कोर्स दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डिस्कशन पॉइंट फ्रॉम इंडियन साइड विद यूरोपियन काउंटर पार्ट टू इंक्लूड दिस पार्ट इन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये होगा, बट अभी अभी कॉन्क्रीटली इसके ऊपर कोई जवाब नहीं आया। आंसर नहीं है। ठीक है। सर, अभी वो ये 50 टन वाली भी एक छूट आ गई है, तो क्या इसका मतलब ये है कि जो जिन छोटे एक्सपोर्टर्स के लिए मैं सवाल पूछ रही थी, अब वो इस ट्रैप से बच गए हैं? हाँ, एग्जैक्टली exactly. अभी इसको भी थोड़ा सा आप ठीक से समझोगे तो वो जो जो 50 टन वाला जो पार्ट है, डी मिनिमस प्रिंसिपल, हम्म। तो उसका मीनिंग ये है कि जो यूरोप के इंपोर्टर्स है, जो छोटे इंपोर्टर है, जी। वो उनके लिए है। एक्सपोर्टर्स के लिए वो छूट नहीं है। तो वो कंफ्यूजन काफी लोगों के माइंड में है कि मैं तो बहुत छोटी सी कंपनी हूँ, मेरा बहुत थोड़ा सा एक्सपोर्ट है, तो मुझे ये टैक्स नहीं लगेगा, या मैं इसके अंदर इस दायरे में नहीं आता हूँ। दैट इज नॉट करेक्ट। दैट पर्टिकुलरली दैट 50 टन वाली छूट है, वो इंपोर्टर के लिए है। तो आप कितना भी टन एक्सपोर्ट करो, आपका अगर बायर मोर देन 50 टन इंपोर्ट कर कर रहा रहा है, है, हाँ। तो आप भले ही 2 टन ही यहाँ से भेजो, तो भी आपको वो कार्बन लगेगा टैक्स। का टैक्स लगेगा, अच्छा, मतलब वो इंपोर्टर को छूट मिली है, एक्सपोर्टर को नहीं एक्सपोर्टर का मिली। नहीं। ओके, गॉट इट। सर, एक और सवाल है, ये जो सीबैम है, अभी हम बात भी कर रहे थे, ये अब स्टील एल्युमिनियम तक नहीं रुकने वाला। 2028 से आपने बताया भी, और आई थिंक न्यूज़ में भी है कि ये इंजन्स, वॉशिंग मशीन्स, ऑटो पार्ट जैसे 180 डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स में भी आ रहा है, उसमें भी ऐड हो रहा है। इंडिया में कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जो आपको सुन रहे हैं, जो अचानक आपको लगता है कि उन पे ये एप्लीकेबल हो जाएगा, जो अभी तक अपने आप को सेफ समझ रहे हैं? तो आप कुछ 5 या 8 इंडस्ट्रीज का अगर नाम ले पाए तो। नहीं, सही है। देखो कैसे था कि सीबैम जब इंट्रोड्यूस हुआ, तो देर वर 5 और 6 प्रायोरिटी सेक्टर्स, जैसे स्टील, एल्यूमिनियम, देन सीमेंट, फर्टिलाइजर्स, energy. So these were the sectors which came under CBAM. व्हाई? Uh, व्हाट वाज द रीजन? so because these were the highest emitting sector as ओके। per the global data, जी। कि कौन जी। से सेक्टर्स में ज्यादा हाँ। कार्बन इमिशन होता है, तो ये पहले सेक्टर आइडेंटिफाई हुए। ठीक है। नाउ अभी स्टील और एल्यूमिनियम जो इंडिया के लिए मोस्ट इम्पैक्टेड सेक्टर्स है, क्योंकि ये दोनों सेक्टर में हमारा सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है यूरोप के अंदर और हम्म। ग्लोबली। हम्म। तो नाउ
पॉइंट क्या है कि ईएफ सेक्टर्स में भी कुछ कुछ जो पार्ट्स थे या कुछ कुछ कंपोनेंट्स थे वो फुल्ली कवर्ड नहीं थे। जैसे बहुत सारे ऑटो पार्ट्स थे, या फिर कुछ वॉशिंग मशीन का एग्जांपल आपने लिया, हम्म। या फिर आप ट्रैक्टर का एग्जांपल है, या बहुत सारी ऐसी मशीनरीज है कि जो इसके अंदर आ नहीं रही थी। जो सीएन कोड्स उन्होंने पब्लिश किए थे वो नहीं थे। बट अभी बेसिक प्रिंसिपल जो आपको सोचना जरूरी है कि आपके प्रोडक्ट में अगर स्टील है, कितने भी परसेंट में हो, हम्म। तो अगर आपके प्रोडक्ट में स्टील है तो दैट मीन्स यू आर गोइंग टू fall under this regime, and you have to well prepared for this from 28 onwards. ओके, ग्रेट। सर एक यूरोपियन कंपनी जिसके 700 प्लस सप्लायर्स हैं इंडिया में, वो अपने इंडियन सप्लायर्स को डीकार्बनाइज करने में मदद करेंगी, या सीधा सप्लायर आपको लगता है कि वो चेंज कर देंगे कि भाई जो कंप्लायंसेस फुलफिल कर पा रहा है, जिसका कार्बन एमिशन कम है, हम तो सीधे अ, उन्हीं के साथ आगे करने वाले हैं। इंडियन एमएसएमईज के लिए मेरी नज़र में ये मुझे खतरा दिख रहा है, आपको क्या लगता है? देखो तुषारिका जी, ये बहुत बड़ा इशू है एमएसएमईज के लिए, और ये इसको ठीक से समझना भी बहुत ज़रूरी है। नॉट ओनली यूरोपियन कंपनी बट इवन इंडियन कंपनीज जिनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग काफ़ी सारी इंडियन ओईएम्स के साथ काम कर रहे हैं। हम्म। तो उनके जो सप्लायर्स है, जो उनको मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, जैसे छोटी छोटी जगहों से, लुधियाना हो, फरीदाबाद हो, चाकण हो, या छोटे छोटे बेल्ट हैं, इंडस्ट्रियल बेल्ट हैं इंडिया में, तो वहाँ से ये छोटे सप्लायर एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, ये आइदर इवन इंडियन कंपनी को सप्लाई कर रहे हैं और हम्म। वो आगे यूरोप में जा रहा कर है। रही है। तो ये सारा डेटा एनालाइज हो रहा है अभी। हर हर कंपनी जो इनसे प्रोडक्ट ले रही है, तो उनका कार्बन का डेटा भी मांग रही है। हम्म। ओके, ऑफ कोर्स दे आर हेल्पिंग देम इन इनिशियल लेवल की आप कैसे करो, या फिर क्या क्या टेम्पलेट्स है वो शेयर हो रहा है। बट जो लोग कर पाएंगे इसको प्रॉपरली, और जो कार्बन इमिशन का डेटा दे पाएंगे, ऑफ कोर्स उन्हीं के साथ ये सस्टेन, लोग हाँ, काम कर पाएंगे। करेंगे। अगर आपने कार्बन का डेटा नहीं दिया या आप नहीं दे पाए, तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन द बिजनेस, नॉट ओनली फॉर द एक्सपोर्ट बिजनेस, इवन द डोमेस्टिक बिजनेस। एब्सोल्युटली। एमएसएमईज ये भी कहती है सर कि सस्टेनेबिलिटी बहुत एक्सपेंसिव है, कंप्लाइंसेस बहुत होते हैं, बहुत चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है, काम करना पड़ता है, पुरानी मशीनरी इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हमारे लिए कॉस्ट कटिंग करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, मार्केट कॉम्पिटिटिव है, सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। ये सब आपके हिसाब से बहाने हैं या फिर सच में ये एग्जिस्ट करता है? नहीं, सी, ऑफ कोर्स देयर इज अ रियलिटी, देयर इज अ चैलेंज फॉर एवरी एमएसएमईज, क्योंकि एमएसएमई को द मार्जिन्स आर वेरी थिन। ओके, और स्टील जो, में तो सर ऑलरेडी हाँ, आई थिंक 1% मार्जिन होता है स्टील मैन्युफैक्चरिंग हाँ, में, कुछ एटलीस्ट वन वन डिजिट होता है। हाँ। जो एटलीस्ट डोमेस्टिक बिजनेस करते हैं, और हाँ, जो एक्सपोर्ट में एक्सपोर्ट तो करते और हैं कम उनका हो जाता थोड़ा सा उससे ज्यादा होगा। है। अच्छा, ज़्यादा हो जाता है। बट द रियलिटी इज कि दे आर ऑलरेडी ऑपरेटिंग एट वेरी थिन मार्जिन, सो दे सी दिस एज अ बर्डन कि अभी मैं ऑलरेडी ये सब कर रहा हम्म। हूँ। कंप्लाइंसेस की एक कंप्लाइंस नहीं है, बहुत सारे अलग अलग कंप्लाइंसेस भी आ रहे हैं। तो हाउ डू आई मैनेज दैट compliances, how do I sustain with that, and how do I still continue and grow my business? You can use new technologies. Now there is a AI which is available, there are a lot of solutions which are available, or solution providers like us are available. हाँ। cleancarbon.ai हाँ, exists for this बिल्कुल। kind of हेल्प। MSMEs, which can, I mean, come to us. We can offer the help, we can help them to navigate this challenge सक्सेसफुली, बिकॉज वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे करेक्ट। इन फ्यूचर। करेक्ट। सर एआई किस तरह से कार्बन रिपोर्टिंग और ईएसजी कंप्लायंसेस को कंप्लीटली ऑटोमेट कर सकता है? देखो, अभी जब हम कार्बन अकाउंटिंग करते हैं या किसी भी प्रोसेस का कार्बन इमिशन कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें कुछ प्रोसेसेस होती है। जैसे हमको डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, अलग अलग सिस्टम्स होती है। तो आपका कोई ईआरपी सॉफ्टवेयर होगा, आपका एसएपी सिस्टम्स होगा, तो उसमें आपका ऑपरेशंस का डेटा होगा कि मेरा कितना मटेरियल आया, कितना मैंने प्रोसेस किया, मैंने कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की, मैंने कितना फाइनली प्रोडक्ट निकाला, मैंने कितना स्क्रैप यूज़ किया। तो ये अलग अलग डेटा पॉइंट्स होते हैं। तो अभी एआई क्या कर सकता है कि एआई ये बहुत सारी चीजें जो है उसको ऑटोमेट कर सकता है, उसका एनालिसिस कर सकता है। स्टिल देर इज ए मैनुअल इंटरवेंशन विच इज रिक्वायर्ड, क्योंकि एआई ये सारा ऑटोमेशन करेगा, बट जो डिसीजन लेनी है कि वो क्या, ह्यूमन लेगा। वो ह्यूमन लेगा। तो दिस इज हाउ एआई कैन बी यूज टू ऑप्टिमाइज योर प्रोसेसेस ऑफ
entire accounting and calculation, but the final decision would be made by human. सर स्कोप 1, स्कोप 2 और स्कोप 3 एमिशन में सबसे ज़्यादा बड़ा चैलेंज क्या है? और सीबैम के लिए कौन-सा स्कोप सबसे ज़्यादा मैटर करता है? ओके, तो सी पहले तो अपन ये स्कोप 1, स्कोप 2, स्कोप 3 क्या होता है वो शॉर्ट में समझते हैं। जी, तो स्कोप 1 मतलब आपने जो आपकी फैक्ट्री में इमिशन किया, दैट इज स्कोप 1। ठीक है। स्कोप 2 मतलब आपने जो कंज्यूम किया, जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की हाँ, या फ्यूल कंज्यूम किया, तो ये सारा आता है स्कोप 2 में। और स्कोप 3 मतलब आपकी सप्लाई चेन, कि तो आपके सप्लायर ने कितना इमिशन किया है, या फिर आपने जो ट्रांसपोर्ट यूज किया है एक उसमें चीज को कितना दूसरी एमिशन हुआ? चीज जाने के लिए, हाँ, तो उसमें कितना इमिशन हुआ। तो हम लोग जब सीबैम स्पेसिफिक ये देखते हैं, तो इसमें क्या होता है कि मेजरली स्कोप 1 और स्कोप 2 का कैलकुलेशन होता है। हुँ, तो when we calculate CBAM, there are three important things. So one is how much emission which are done in your factory, which is a direct emission which is linked to scope 1. उसके बाद जो होता है इनडायरेक्ट इमिशन, विच इज बेसिकली आपने जो कंज्यूम किया, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की है या फ्यूल कंज्यूम किया है, दैट इज स्कोप 2। और एक एम्बेडेड इमिशन होता है इसमें, मतलब आपने जो भी रॉ मटेरियल यूज किया है, तो वो रॉ मटेरियल बनने के लिए कितना इमिशन हुआ, वो आपके सप्लायर ने कितना इमिशन किया, वो आपको ऐड करना पड़ता है। अच्छा। ओके, तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट कि कितना आपके प्रोडक्ट में टोटल इमिशन हुआ है, बेस्ड ऑन ऑल दिस पैरामीटर्स। इंडियन मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकली क्लाइमेटिक रेगुलेशंस जो लग रहे हैं, आपके हिसाब से एज़ एन एक्सपर्ट आपको क्या लगता है? क्या वो इन रेगुलेशंस के लिए रेडी हैं? या आपको लगता है कि इंडियन एमएसएमई अभी भी काफ़ी लेट और पीछे है? अब ये अगर मैं रियलिटी की बात करूँ, तो देर आर ओनली 5% कंपनीज हुँ, एट दिस मोमेंट जी, which are ready for this climatic regulation specifically which are happening in India, in Europe और across the world। और इसका मेन रीज़न ये है कि अभी उनके पास डेटा नहीं है, और पता नहीं है कि कितना कार्बन इमिशन हो रहा है, क्या हो रहा है, उसको कैसे मेजर करना है, एग्जैक्टली क्या चाहिए, सो दैट आई कैन कैलकुलेट माय हुँ, कार्बन इमिशन, हुँ, या वेदर इट इज रियली इम्पोर्टेंट। वो एक अंडरस्टैंडिंग जो है कि मुझे क्यों करना है ये, क्यों, इसकी क्या जरूरत है कार्बन इमिशन की। करेक्ट। अगर आज एक एमएसएमई ओनर आपसे पूछे कि मुझे मेरी सस्टेनेबिलिटी जर्नी स्टार्ट करनी है, तो उन्हें सबसे पहला स्टेप आप क्या सजेस्ट करेंगे? सबसे पहले मैं उनको वही बोलूँगा कि स्टार्ट मेजरिंग योर हुँ, डेटा, स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योर डेटा। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, इट इज़ अ स्टैंडर्ड वेरी सिंपल प्रोसेस, और हमने इसको काफ़ी ऑटोमेट किया है। तो अगर किसी को स्टार्ट करना है, तो विद इन 2-3 वीक्स वी कैन हैव देयर एंटायर कार्बन फुटप्रिंट वॉव! रिपोर्ट, where we can tell them that where do they stand, what is their carbon emission, what exactly they are doing for producing their product, कितना कार्बन वो इमिट कर रहे हैं, हुँ, वो हम लोग उनको 2-3 वीक्स में ये डेटा बना के दे सकते हैं। करेक्ट। सर आपको क्या लगता है क्या ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग फ्यूचर का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनने वाला है? और अगर इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है, जो हम ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो इसके लिए सस्टेनेबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है? सी अगर ये हमारा एम्बिशन है या विजन है कि वी वांट टू बिकम द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ वर्ल्ड, सो आफ्टर चाइना, और चाइना प्लस वन की पॉलिसी जो हर कोई वेस्टर्न इकोनॉमी लेके चल रही है, एंड दे आर लुकिंग एट अस कि इंडिया कुड बी द वन विच कैन टेक दैट सेंटर स्टेज, विच कैन बिकम द सप्लायर ऑफ द वर्ल्ड। तो उसके लिए हमको ये ग्रीनर प्रोसेसेस, ग्रीनर मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि नाउ द डिमांड इज नॉट ओनली फ्रॉम फॉर द प्रोडक्ट्स, बट द डिमांड इज द ग्रीनर प्रोडक्ट्स, करेक्ट। sustainable products। And if we start producing a greener and sustainable product at affordable cost, there is a huge opportunity for India to become world leader, not only get ahead of China or Vietnam or any other competing हाँ, countries, but become the leader if we really can adopt these practices and start producing greener products. वाओ! सर क्या फ्यूचर में बायर्स प्रोडक्ट की क्वालिटी या प्राइस से ज़्यादा उसका कार्बन फुटप्रिंट चेक करेंगे? और क्या आपको लगता है कि जैसे इनवॉइसेज़ में अब टैक्स होता है ना, वैसे कार्बन रिपोर्ट भी अटैच होगा कि भई जो प्रोडक्ट आप ले रहे हो इसका कार्बन फुटप्रिंट इतना है?
सी आई सी दिस हैपनिंग इन रियलिटी, बिकॉज आप नेचुरल आप फ्लाई भी करते होगे जी। तो आपके टिकट पे लिख के आता है, जो आपका एयर टिकट होता है उसके ऊपर होता है कि आप कितना कार्बन इमिट कर रहे हो। इंडिविजुअली आप कितना हाँ हाँ कार्बन, हाँ। मतलब आपके टिकट की वजह से कितना कार्बन एमिट होगा? नहीं नहीं, मतलब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि अभी आपने अगर आपका एयर टिकट देखा तो हाँ। उसके ऊपर लिखा होता है कि हाउ मच कार्बन इमिशन इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ यू ट्रैवलिंग। ओके। ओके, सो नाउ ये हर चीज पे आपने जो कपड़े पहने इसके वजह से कितना कार्बन इमिट हुआ, या आप अभी जो लोन ले रहे हो या जो भी फाइनेंशियल प्रोसेसिंग हो रहा है उसके उसके वजह से कितना कार्बन इमिशन हुआ। तो इस सेम हर प्रोडक्ट पे वी सी दिस रियलिटी हैपनिंग कि वो हर प्रोडक्ट पे लिख के आएगा कि जैसे प्राइस होता है कि इस प्रोडक्ट की प्राइस इतनी है और उसके वजह से कितना कार्बन इमिट हुआ है, वो भी हर प्रोडक्ट पे वी सी दिस इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर वेरी सून। और अभी जैसे मैंने आपको एयर टिकट का एग्जांपल दिया कि एयर व्हेन यू यू आर फ्लाइंग विथ एयर, so there is a carbon emission happening because of that flight which is you have taken from maybe from Delhi to Pune or Delhi to Mumbai, तो आपने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया इसकी वजह से कार्बन इमिट हुआ। यू आर वन ऑफ द कंट्रीब्यूटर ऑफ दैट कार्बन इमिशन, और वो आपके आपके एयर टिकट पे लिख के आ रहा है अभी। बहुत सारे लोगों ने अभी तक नोटिस नहीं किया होगा। नहीं किया, मैंने भी नहीं किया। तो बट दैट इज द रियलिटी, इट इज ऑलरेडी देयर, और वो हर चीज पे आपको फ्यूचर में मिलेगा। एक बोल्ड प्रेडिक्शन 2035 तक का अगर करना हो बिजनेस की दुनिया में, ऐसा क्या होगा जो आज लोग इमेजिन भी नहीं कर रहे हैं? सो जैसे हमने थोड़ी देर पहले जो बात की कि हर 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 चीज पे कितना कार्बन इमिशन हो रहा है उसका कैलकुलेशन होगा, हर चीज का हिसाब होगा। कि जैसे आप कोई भी चीज खरीदते हो तो वो आप उसका हिसाब होता है कि उसकी प्राइस होती है कि हाँ ये इसकी प्राइस क्या है। तो सेम चीज इज गोइंग टू हैपन विद फॉर कार्बन। द कार्बन। देयर विल बी अ प्राइस, there will be a carbon tag attached to everything, every small thing that you do in the world. There will be a carbon emission calculation which would be attached, and people will start thinking in that prospect कि हाँ ये ज्यादा कार्बन इमिटिंग प्रोडक्ट है तो नहीं मैं लेना ये नहीं चाहिए। लूता हूँ, मैं लो कार्बन इमिटिंग प्रोडक्ट लूंगा। वाह। अगर इंडियन गवर्नमेंट को कार्बन कंप्लायंस पर एक सजेशन देना हो तो वो क्या देंगे? सो मेरा सजेशन ये गवर्नमेंट को रहेगा कि सी एमएसएमई सेक्टर जो है स्पेशली इंडिया में उनका हैंड होल्डिंग बहुत ज़रूरी है। अगर उनका हैंड होल्डिंग नहीं किया गया, उनके अंदर ये अवेयरनेस नहीं दिया गया और उनको सपोर्ट नहीं दिया गया, ऑल सपोर्ट्स, सो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, इकोनॉमिकल सपोर्ट और knowledge support, so all those support systems are required for MSMEs in India, and I would request कि government should step in very quickly, or there is a very big threat for all these MSMEs in India because of these global changes on sustainability, because of the regulations which are happening, they might lose their business and people will lose the jobs which are working in these MSMEs. ग्रेट। एक छोटा सा रैपिड फायर आपके साथ करें? बिल्कुल। ओके। वन वर्ड में आपको आंसर देना है, एआई या ह्यूमन एक्सपर्टीज? I would say AI for repetitive tasks and then use the human expertise for final decision. ग्रेट। सीबैम थ्रेट है या अपॉर्चुनिटी? दोनों है। इफ आप सोए रहोगे तो इट इज अ थ्रेट, आप जागोगे तो इट्स अपॉर्चुनिटी। ग्रेट। ग्रीन बिजनेस या फास्ट बिजनेस, आपकी प्रायोरिटी क्या है? मेरी प्रायोरिटी ये रहेगी कि आप ग्रीन बना के फास्ट बिजनेस करो। ग्रेट। एक इंडस्ट्री जो सबसे पहले ट्रांसफॉर्म होनी चाहिए, स्टील, सीमेंट, ऑटो या टेक्सटाइल? आई थिंक स्टील, बिकॉज स्टील हर जगह पे लगता है, हर इंडस्ट्री के लिए लगता है, तो स्टील इज द इंडस्ट्री विच नीड्स टू टेक द लीड। एक सेंटेंस में आपको दे रही हूँ, आप इसे कंप्लीट कैसे कर सकते हैं? द फ्यूचर बिलोंग्स टू कंपनीज दैट। दैट आर बिकमिंग ग्रीनर एंड फॉलोइंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। ग्रेट। बहुत सारे एमएसएमई ओनर्स आज आपको देख रहे हैं, मैं चाहूंगी एक लास्ट मैसेज आप इस कैमरा में अपने बिजनेस ओनर्स को, एमएसएमई ओनर्स को, एक्सपोर्टर्स को, या जो लोग ड्रीम देख रहे हैं टू कम इनटू दिस वर्ल्ड ऑफ बिजनेस, जो अब आप कह रहे हैं कि ग्रीन बिजनेस की तरफ जा रहा है, क्या सजेशन या क्या लास्ट मैसेज आप देंगे? सो सी मेरा मैसेज सबके लिए ये रहेगा कि डोंट लुक एट इट एज अ शॉर्ट टर्म थिंग, लुक इट एज अ लॉन्ग टर्म थिंग। क्योंकि हम लोग इंडिया में जो है ना पहले से ही पेड़ों की पूजा करते हैं, नदी की पूजा करते हैं, तो हम लोग पहले से ही सस्टेनेबल है।
बट हमको ये चीज़ें हमारे बिजनेस में लानी है, एंड इट इज़ नॉट फॉर ओनली अस बट फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। हमारे बाद की 1 2 3 4 जनरेशन जो आएगी, दे विल रिमेंबर व्हाट वी हैव डन, एंड व्हाट वी हैव डन फॉर दिस प्लैनेट, हाउ वी लेफ्ट दिस प्लैनेट। सो मेरा सबसे यही कहना है कि डोंट लुक इट एज ए शॉर्ट टर्म कोई रेगुलेशन आया है और मुझे अभी ये करना है, बट लुक इट एज कि मैं कुछ जो मेरे बाद की जो जनरेशन आएगी, तो आई विल लीव दिस प्लैनेट मोर ग्रीनर देन व्हाट इज टुडे, एंड that would be a very important thing which we can contribute in terms of what as a business we are doing or following. ग्रेट। इट वॉज एन एब्सोल्यूट ऑनर स्पीकिंग टू यू बिकॉज ये डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट था, नीश सब्जेक्ट था। बिफोर टेकिंग योर पॉडकास्ट मुझे नहीं आइडिया था कैसे मैं क्वेश्चंस पूछ पाऊँगी, कैसे आप आंसर देंगे, क्या मैं वो समझ पाऊँगी। बट आपने इतना ईजिली और इतना खूबसूरती से एक्सप्लेन किया और अवेयर किया दैट नाउ आई एम एबल टू अंडरस्टैंड ग्रीन इकोनॉमी क्या है, आगे सस्टेनेबिलिटी का फ्यूचर क्या है, बिजनेस ओनर्स के लिए हाउ इट इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल। एंड आई थिंक एज अ कंज्यूमर अब मुझे भी अवेयर होने की ज़रूरत है कि जो प्रोडक्ट मैं खरीद रही हूँ उसका कार्बन फुटप्रिंट, उसका कार्बन एमिशन क्या है, एंड आई चूज दैट प्रोडक्ट विच इज़ ग्रीनर, बेटर एंड सस्टेनेबल फॉर द सोसाइटी। सो थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग समथिंग लाइक दिस ऑन टेबल सर। नो, इट वाज प्लेजर तुषारिका जी, और मतलब मुझे भी बहुत मज़ा आया। आपने बहुत सारे क्वेश्चंस, प्रोबिंग क्वेश्चंस पूछे, एंड आई रियली अप्रिशिएट this opportunity to share this knowledge with मीन्स you अ and लॉट with सर, everyone. थैंक यू सो मच। सो ये थे नीलेश सर। आज का जो सब्जेक्ट था, हो सकता है बहुत सारे लोगों को इस पॉडकास्ट को दोबारा देखना पड़े टू अंडरस्टैंड कि हम क्या बात कर रहे थे। मगर मैं थोड़ा सा अगर ब्रीफ करूँ तो ये था उन अगले 10 20 30 50 सालों के लिए जो हम जीने वाले हैं। आज ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है ये कार्बन एमिशन की वजह से बढ़ रहा है। जो आज आप देख रहे हैं कि बहुत सारी फसलें उजड़ जाती हैं, मानसून जब समय पर आना चाहिए नहीं आता है। आपकी और मेरी ज़िंदगी में जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन एमिशन की वजह से, जो पिछले 100 150 साल में बहुत ज़्यादा हो गया है। डेफिनेटली व्हीकल्स बहुत ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी है, आज हम मोबाइल फ़ोन्स इस्तेमाल करते हैं, पर पर्सन कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन अब समय है कि हम अवेयर हों, चीज़ों को अपने हाथ में लें। आज का पॉडकास्ट सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए नहीं था। ये पॉडकास्ट हर उस पर्सन के लिए था कोई प्रोडक्ट, जो कोई प्रोडक्ट यूज़ करता है। वो आयरन इंडस्ट्री का हो सकता है, स्टील इंडस्ट्री का हो सकता है, किसी अदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का हो सकता है। ये पॉडकास्ट हर उस एमएसएमई ओनर के लिए है जो एक्सपोर्ट करने का ड्रीम देखता है, क्योंकि अल्टीमेटली किसी भी बिजनेस को नेशनल से ग्लोबल पेडिस्टल तक ले जाना ही हमारा सपना होता है। ये पॉडकास्ट हर उस सिटीजन के लिए है जिसको अवेयर होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसटीजीज बनाने से काम नहीं होता है, एज एन अवेयर सिटीजन हमें उनको इम्प्लीमेंट करना भी आना चाहिए। सो ये पॉडकास्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ ऐसी ही चीज़ें शेयर करें जो आपको ईजिली समझ में आए, राइट। मुझे लगता है कि सर ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया, आपको कार्बन क्रेडिट के बारे में बताया, एज अ कंज्यूमर हमारे रोल के बारे में बताया, मैन्युफैक्चरर बिजनेस ओनर्स के बारे में बताया। आंखें खोली हर उस इंसान की जो ये सोच रहा है कि मेरे पे तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी और ग्लोबल इकोनॉमी बदल रही है और बदलने वाली है। जितना जल्दी और जितना बेहतर हम इसको समझ जाएं उतना बेस्ट है। मैं सर की सारी डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मैं चाहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सर से सवाल पूछें, उन्हें ईमेल लिखें, उनकी प्रोफाइल को फॉलो करें, वेबसाइट पे जाएं, डिटेल्स को पढ़ें, सर्च करें, रिसर्च करें, बिकॉज दिस इज़ द न्यू वर्ल्ड वी आर स्टेपिंग इनटू इट। एंड आई थिंक हम सब मिलकर, और नीलेश सर जैसे लोग अच्छे इनिशिएटिव्स लेकर आते रहेंगे, अवेयरनेस करते रहेंगे, तो वी आर डेफिनेटली मूविंग टुवर्ड्स अ ग्रीन, सस्टेनेबल एंड अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड, राइट? Great, great. So thank you so much, everyone. It was absolute pleasure speaking to Nilesh sir, and congratulations to everyone who's an aware citizen and sitting here looking at this podcast, watching it and sharing it. So thank you so much. You guys are already aware, और आपने तो पहला कदम रख ही लिया है towards a better future. अगले पॉडकास्ट में मिलेंगे किसी और अगले गेस्ट के साथ, कुछ और अगले सवालों के साथ, एक और विषय के साथ आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।